Hello everyone. So today is the second lecture of database management system और यहाँ पर अपन बात करेंगे database management system approach versus file handling approach. मतलब how DBMS approach is more efficient than file handling approach. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फाइल हैंडलिंग एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार और अपन थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों ने C++ की प्रोग्रामिंग की होगी और C++ कैसी लैंग्वेजेस हैं? C++ आर द सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दे डोंट हैव अ facility to use the ready-made software that is called database management system. They both are having their own file handling approach, जिससे कि वो डेटाबेस क्रिएट कर सके और डेटाबेस को मैनेज कर सके। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि फाइल हैंडलिंग अप्रोच एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में यूजर इंटरफेस और डेटा प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर सॉफ्टवेयर के दो एंड होते हैं, एक एंड आपका होता है फ्रंट एंड और एक होता है आपका बैक एंड। तो अगर अपन फाइल हैंडलिंग अप्रोच की बात करें, मतलब C और C++ की स्पेशली यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस और डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपको एक सेक्शन की कोडिंग करनी होगी, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कोड में फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग यू हैव टू डू इफ यू आर गोइंग टू सेव द डेटा इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ मीडिया यूजिंग योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा यूजर इंटरफेस और डेटा प्रोसेसिंग की कोडिंग आपने C++ में की और साथ ही साथ उसमें फाइल हैंडलिंग का कोड भी इंक्लूड किया। फाइल हैंडलिंग का कोड आपने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि आपको जो भी डेटा एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में प्रोसेस हो रहा था उसे परमानेंटली आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क में सेव करना था। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो तरह के यहाँ पर कोड क्रिएट किए। तो इससे हुआ क्या है ना, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपका जो पर्टिकुलर कोड था जिससे आपने एप्लीकेशन बनाई थी, उसके साथ साथ अलग से एक ओवरहेड आपका बढ़ गया कि आपको फाइल हैंडलिंग का कोड भी उसमें इंक्लूड करना है। और ये फाइल हैंडलिंग का कोड आपने इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि आपको डेटा को परमानेंटली कहाँ सेव करना था? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में सेव करना था इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, जिससे कि एट द टाइम हम उस पर्टिकुलर डेटा को उस पर्टिकुलर फाइल से जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव है उसे हम रिट्रीव कर पाए। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए C++ के प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया कि हम क्या कर सकते हैं, टू प्लेस द डेटा इनटू द फाइल। जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उसको फाइल में हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड as per the requirement we can retrieve that particular data from the file that we have saved previously with using the program. Then if we need, as per the requirement, if we need, we can create a new file. हम नई फाइल भी क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। टू डिलीट अनयूज्ड फाइल, अगर आपका डेटा when the data is no longer needed, then what we have to do, we have to delete that unused file. हमें उस फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है। देन टू अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, अगर डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, सो वी कैन डू सम अपडेशन इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये सारे ऑपरेशन हम फाइल हैंडलिंग अप्रोच से भी हम कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फाइल हैंडलिंग अप्रोच का हमने यूज किया C++ के थ्रू, क्योंकि हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर तो था ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी इजी हो गई। नाउ अ डेज हैविंग लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट कैन सपोर्ट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मतलब आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करती हैं। मतलब आपको केवल और केवल किसकी प्रोग्रामिंग करनी है,
केवल प्रोग्रामिंग करनी है यूजर इंटरफेस एंड हाउ द डेटा विल बी प्रोसेस। इस पर्टिकुलर सेक्शंस की आपको प्रोग्रामिंग करनी है। डीबीएमएस की प्रोग्रामिंग आपको ना के बराबर करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीबीएमएस कैसा है, इट इज अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर, है ना। वो सारी चीजों को ओवरहेड खुद ही लेगा, हमें केवल और केवल उसको इंस्ट्रक्शन देना है इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है। तो एसक्यूएल की फॉर्म में हमें क्या करना है, उसको एज अ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है and it will accept the instructions strictly and work accordingly on that. So this particular file handling program will be replaced by the database management system, that is a ready-made software. We can use Oracle, DB2, MySQL, MyAccess, जितना भी मैंने आपको कल 32 DBMS सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर शो की थी, उन सारे DBMS सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड द DBMS has a responsibility to manage the overall database into the secondary storage. नेक्स्ट चलें। अब यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने वापस दिया हुआ है, एक थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए, व्हाट इज मीन बाय DBMS। तो DBMS is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing the database among the various users and application। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक रेडीमेड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या उस पर्टिकुलर डेटाबेस को शेयर करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन और बहुत सारे यूजर्स के लिए बनाया गया है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, डीबीएमएस वर्सेस अगर ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच की अपन बात करेंगे तो यूजर इंटरफेस और डेटा प्रोसेसिंग और डीबीएमएस आपस में क्या हो गए, क्लब हो गए, ठीक है, क्लब हो गए, जिससे हमें एग्जैक्टली अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई बहुत बड़ी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में क्या होता था, हमें एग्जॉस्टिव एनालिसिस रिक्वायर्ड होता था। एग्जॉस्टिव एनालिसिस की हम बात करें तो एग्जॉस्टिव एनालिसिस की का मतलब ये है कि जब आप C++ के प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम भी ऐड करते थे तो हमें बार बार रिगोरसली उसको एनालाइज करना पड़ता था कि जो हमने कोड यहाँ पर प्रिपेयर किया है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसा हमारा डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। मतलब जो डेटा हम पर्टिकुलरली जिस डेटा पर हम वर्कआउट करना चाहते हैं, जिस डेटाबेस पर हम वर्कआउट करना चाहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, उस पर सारे ऑपरेशन हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहे कि नहीं। तो इसका एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस रिक्वायर्ड होता था। कुछ स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से ये कोडिंग भी की होगी, है ना, C++ में फाइल हैंडलिंग की कोडिंग भी इंक्लूड करके डेटाबेस को मैनेज करने की कोशिश की होगी। तो ये उनको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कितना यहाँ पर एग्जॉस्टिव एनालिसिस आपको करना पड़ता है while you are doing the file handling coding in a C++। देन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि C++ की कोडिंग में आपको फाइल हैंडलिंग की कोडिंग भी इंक्लूड करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर कोड आपका बहुत बड़ा हो जाता है, ह्यूज कोडिंग, एंड रिगोरस टेस्टिंग ऑफ अ फाइल हैंडलिंग कोड इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर टाइम कंजप्शन से है, ठीक है, टाइम कंजप्शन से है कि आपको रिगोरसली उस पर्टिकुलर फाइल की या उस पर्टिकुलर कोड की टेस्टिंग करनी होगी कि एग्जैक्टली जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं। टाइम कंज्यूमिंग एंड रिस्की, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि रिगोरसली आपको क्या करना पड़ता है, कोड को टेस्ट करते रहना पड़ता है, और रिस्की इसलिए है, हो सकता है कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया फाइल हैंडलिंग अप्रोच के थ्रू एंड व्हेन द कस्टमर विल रिसीव योर सॉफ्टवेयर देन इट विल नॉट वर्क। तो ये भी चीज थोड़ा सा एक रिस्की है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग अप्रोच में ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको ओवरकम किया डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ने, जो कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। अब डीबीएमएस अप्रोच क्या कहती है, डीबीएमएस अप्रोच ये कहती है कि डीबीएमएस इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फाइल हैंडलिंग कोड। मतलब जहां हम फाइल हैंडलिंग कोड क्रिएट कर रहे थे, ह्यूज टीडीएस कोडिंग अपन कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की, तो उसके प्लेस को रिप्लेस किया किसने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब nowadays we are using DBMS software in place of file handling code, okay।
टू परफॉर्म द सेम टास्क इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया डीबीएमएस एक जनरल पर्पस रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमें कोडिंग इतना ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती। डीबीएमएस को केवल इंस्ट्रक्शन हमें देना होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो भी सेम टास्क हम परफॉर्म कर रहे थे फाइल हैंडलिंग के थ्रू, फाइल हैंडलिंग के कोड को रिप्लेस किया डीबीएमएस ने फॉर व्हाट, फॉर परफॉर्मिंग द टास्क, फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क इन अ वेरी इफिशिएंट वे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आरजीबीवी के हिसाब से अपन चले हैं, तो आरजीबीवी के हिसाब से डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है व्हाई दैट इज डीबीएमएस अप्रोच वर्सेस फाइल हैंडलिंग अप्रोच। इसका कंपैरिजन डेफिनेटली हर बार आता है ना। तो इसको एक बार पॉइंट वाइज अपन कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द डेटा। रिपीटेशन ऑफ द डेटा का एक सपोज एग्जांपल लेंगे अपन। सपोज एक स्कूल है और उस पर्टिकुलर स्कूल की एप्लीकेशन में स्टूडेंट का सारा डेटा है। सपोज आप ही की क्लास की बात करें, तो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम सेम होगा। जैसे अंकित परमार मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, अंकित ठाकुर दिख रहे हैं, तो अंकित नेम यहाँ पर सेम है। लेकिन सपोज एक मैं बात करूं कि अंकित परमार की इंफॉर्मेशन ही 3-4 बार डेटाबेस में आप क्रिएट कर दो, डेटाबेस में स्टोर कर दो, तो एग्जैक्टली क्या होगा, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ द डेटा। फाइल हैंडलिंग अप्रोच में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, रिपीटेशन ऑफ द डेटा को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल बार बार अगर आप स्टोर करोगे जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो क्या होगा एग्जैक्टली इट विल ऑक्यूपाई मोर मेमोरी, है ना। और जब भी आप डेटा को रिट्रीव करोगे, सो इट विल गेट सम करप्शन ऑफ द डेटा। ओके, सो इट विल बी द कॉज ऑफ करप्शन ऑफ द डेटा। सो सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है डीबीएमएस अप्रोच यूज करने का, वो है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। मतलब यहाँ पर हम इजीली रिपीटेशन ऑफ द डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टेबल बनाई और उस टेबल में स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट के नाम में अपन ने अंकित परमार लिखा है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक रिकॉर्ड में, और अगेन दूसरा रिकॉर्ड में अंकित परमार के नाम से ही सेव करना चाहता हूँ उसी पर्टिकुलर टेबल में। तो अगर आप डीबीएमएस फाइल हैंडलिंग डीबीएमएस अप्रोच के थ्रू ये कर रहे हैं, तो डीबीएमएस वहां पर एक आपको एरर जनरेट करेगा, रिपीटेशन ऑफ द डेटा, जिससे यूजर को यहाँ पर मालूम चल जाएगा, जिससे प्रोग्रामर या यूजर को मालूम चल जाएगा कि ही हैज कमिटेड सम मिस्टेक ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। लेकिन फाइल हैंडलिंग अप्रोच में यहाँ पर किसी भी तरह की कंट्रोलिंग रिडंडेंसी की सुनवाई नहीं है। ठीक है, आप जितना डेटा रिडंडेंट करना चाहते हो, रिपीटेशन ऑफ द डेटा करना चाहते हो, कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई होगी, एंड इन सम टाइम इट विल बी द कॉज ऑफ करप्शन ऑफ डेटा। अब यहाँ पर देखें, सेकंड जो पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना। अनऑथराइज्ड एक्सेस ये होता है कि जब भी किसी यूजर को कोई प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है, ही ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, अगर हम फाइल हैंडलिंग अप्रोच की बात करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग अप्रोच में कोई भी इजीली उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है जो कि आपने कहाँ सेव किया हुआ है, जो कि आपने सेव किया हुआ है अपने हार्ड डिस्क में। क्योंकि अगर अपन C++ के फाइल हैंडलिंग अप्रोच की बात करें, तो जब भी आप डेटाबेस को मैनेज करोगे, तो दो तरह की फाइल यहाँ पर जनरेट होती है। एक फाइल होती है बाइनरी फाइल, मतलब डेटा आपका जो फाइल की फॉर्म में जो स्टोर होता है आपकी हार्ड डिस्क में, दो तरह की फाइल अवेलेबल होती है, एक होती है बाइनरी फाइल और एक होती है टेक्स्ट फाइल। तो जब भी आप टेक्स्ट फाइल के ऊपर वर्क करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग अप्रोच में टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी और उसी टेक्स्ट फाइल के अंदर ही डेटा रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को आपको एक्सेस करने के लिए, उसमें जो भी डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए कोई भी यहाँ पर कंट्रोलिंग नहीं है। ठीक है, आप इजीली उसको नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं और जितना भी डेटा है
उस फाइल के अंदर स्टोर किया गया उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाइनरी फाइल का ही ऐसा है, बाइनरी फाइल को भी आप इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को जो आपने C++ के थ्रू फाइल हैंडलिंग अप्रोच को यूज करते हुए क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑथराइज्ड एक्सेस होता है। ऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब जैसे एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, ये होटल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस यूज किया हुआ है। अब इस डेटाबेस को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे इस डेटाबेस को एडमिन भी यूज कर रहा है। एडमिन इज नथिंग, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, ही हैज ऑल द कंट्रोल ओवर इट। मतलब डेटाबेस को वो क्रिएट भी कर सकता है, डेटाबेस को वो मैनिपुलेट भी कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, और डेटाबेस में अगर कोई भी डेटा जरूरी नहीं है तो उसे वो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज अकाउंटेंट ऑफ द होटल is also using this particular has also access this particular database। लेकिन अकाउंटेंट यहाँ पर केवल और केवल क्या कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता है, वो केवल ये चीज देख सकता है कि कौन से यूजर ने कौन सा होटल रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका उस पर्टिकुलर रूम को ऑक्यूपाई करने के बाद, हायर करने के बाद उसका क्या बिल जनरेट हुआ है, केवल यही चीज ये अकाउंटेंट देखेगा। रिसेप्शनिस्ट भी इस पर्टिकुलर डेटाबेस में रूम की अवेलेबिलिटी या रूम के फीचर्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकती है इस डेटाबेस के अंदर जो भी अवेलेबल है, बट रिसेप्शनिस्ट भी क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में कुछ भी अपडेशन नहीं कर सकती है। और अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें, यूजर्स की बात करें, तो यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस दी रूम डेटा जो कि इस डेटाबेस में अवेलेबल है, उसका पर्टिकुलर फेयर देख सकते हैं, क्या उस पर्टिकुलर रूम का टैरिफ होगा, ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बट यूजर्स भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपडेशन इस डेटाबेस में नहीं कर सकते। ओनली एडमिन हैज द राइट टू अपडेट दिस डेटाबेस ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच को यूज कर सकते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर अवेलेबल होता है, और उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से अलग अलग तरह की अथॉरिटी एक्सेस करने के लिए हम यूजर्स को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज फाइल हैंडलिंग अप्रोच में हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि हम पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग उसको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो ये चीजें आपके फाइल हैंडलिंग अप्रोच में अवेलेबल नहीं है। तो ये सेकंड एडवांटेज है डेटाबेस अप्रोच को यूज करने का। नेक्स्ट देखें, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि कॉमन है सभी तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एक बार आपने एसक्यूएल की क्वेरीज यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पर आपने सीख ली कि कैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी को बनाते हैं, उसके प्रॉपर सिंटैक्स और उसके प्रॉपर सिंटैक्स और प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर को यूज करके अगर हमने एसक्यूएल की क्वेरी बनाना सीख ली तो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाना आप सीख सकते हैं, यूज करना आप सीख सकते हैं। तो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब एक्सेसिंग ऑफ द डेटा शुड बी एफिशिएंट। DBMS हैज अ एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग, मतलब आपने एक क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दी एज अ क्वेश्चन, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पूछा, तो जो भी डेटा उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करना चाहते हैं वो एफिशिएंटली आपको डेटाबेस से एक्सेस करके देगा। लेकिन फाइल हैंडलिंग अप्रोच की बात करें तो फाइल हैंडलिंग अप्रोच में बहुत सारे टीडीएस कोड आपको लगाने पड़ेंगे, और जैसे आपने लूप लगाया है ना, अब लूप कितना एफिशिएंट होता है आपको सभी को मालूम है, क्योंकि लूप 1 बाय 1 यहाँ पर डेटा को सर्च करता जाता है, ठीक है, और आपका जो भी कोड है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट होगा रादर देन क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर डीबीएमएस क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करता है, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करता है, जिससे आपका डेटा एफिशिएंट मैनर में एक्सेस हो सकता है आपके डेटाबेस से। ओके, so this is the third advantage, DBMS approach is having efficient query processing
बट दिस फीचर इज मिसिंग इन फाइल हैंडलिंग अप्रोच। फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैकअप एंड रिकवरी। तो सपोज जैसे आपने फाइल हैंडलिंग अप्रोच के थ्रू कोई डेटाबेस क्रिएट किया, जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपने कोई होटल का पूरा एक डेटाबेस क्रिएट किया मेमोरी के अंदर, ठीक है। सपोज डेटाबेस एक्सेस किया है ना, डेटाबेस एक्सेस किया, इसका छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से है कि कोई यूजर किसी होटल में कोई रूम बुक करना चाहता है, और ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है फाइल हैंडलिंग अप्रोच के थ्रू यहाँ पर बना हुआ है। तो उसने पर्टिकुलर रूम को एक्सेस किया, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर रूम को एक्सेस किया और उसने उस पर्टिकुलर रूम को ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। उसका कॉस्ट कितना था, 1000 रुपीज। अब यहाँ पर इस तरह से होता है कि सपोज अगर आपका फाइल अगर करप्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर फाइल हैंडलिंग अप्रोच में बैकअप और रिकवरी का कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस यूजर द्वारा अगर वो पर्टिकुलर रूम ऑक्यूपाई है ना, वो फाइल अगर करप्ट हो जाती है आपकी ड्यू टू एनी रीजन, एनी फिजिकल रीजन और एनी लॉजिकल रीजन, अगर आपकी फाइल करप्ट हो जाती है और कोई पर्टिकुलर दूसरा यूजर उसी रूम को ऑक्यूपाई करने के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट क्या बोल सकता है, रिसेप्शनिस्ट उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा और बोलेगा कि भैया वो रूम अवेलेबल है ना, क्योंकि प्रीवियस डेटा तो रिकवर नहीं हो पाया ड्यू टू करप्शन। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इश्यू है। लेकिन डीबीएमएस अप्रोच में क्या होता है, डीबीएमएस अप्रोच में यहाँ पर आपको प्रॉपर बैकअप और रिकवरी मिलती है ना, जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपने डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यू कैन पर्टिकुलरली रिकवर दैट डेटा, है ना। उस पर्टिकुलर डेटा को जो कि आपका करप्ट हो गया उसको रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि at any updation at the time of any updation we have a backup for that particular database database through the database management system, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच का। नाउ वी हैव अ फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल यूजर इंटरफेस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि बहुत सारे यूजर आपके एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं ना, बट दे हैव अ डिफरेंट प्रिविलेजेस, उनके टाइप और उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग और उनके एक्सेस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रिविलेजेस होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मल्टीपल यूजर इंटरफेस अवेलेबल है। जैसे अगर अपन एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, सो मिलियंस ऑफ यूजर्स कैन यूज दैट पर्टिकुलर सेम इंटरफेस विथ डिफरेंट लॉगिन क्रेडेंशियल। ये जो फैसिलिटी है ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच में आपको मिलेगा, फाइल हैंडलिंग अप्रोच में ये फीचर मिसिंग, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस यहाँ पर है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पर है कि पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन से है, पर्टिकुलर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब सपोज यहाँ पर अगर फाइल हैंडलिंग अप्रोच की बात करें तो 1 to 500 रूम अवेलेबल हैं किसी होटल में, होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा यहाँ पर हो जाता है फाइल हैंडलिंग अप्रोच में कि आपको बाय मिस्टेक यहाँ पर रूम नंबर 501 भी शो हो रहा है, ठीक है। तो रूम तो कितने अवेलेबल हैं, 1 to 500 ही अवेलेबल है, बट यूजर ने रूम नंबर 501 बुक कर लिया, ठीक है, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो मिसिंग है फाइल हैंडलिंग अप्रोच में, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स, है ना। दे आर प्रोवाइडिंग द लिमिटेशन जिससे कि आपका इजीली
आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस पर, जिसके थ्रू कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इन द फ्यूचर। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी अच्छा एक यहाँ पर पॉइंट है। नेक्स्ट की बात करें, रिलेशनशिप अमंग द डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने यूज किया होगा, हमारे कॉलेज की ही लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यहाँ पर दो टेबल्स हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस में, एक है बुक इंफॉर्मेशन और एक है बुक इश्यू, है ना। और दोनों ही टेबल के बीच में रिलेशन है। बुक इंफॉर्मेशन टेबल क्या कंटेन कर रही है, दे आर हैविंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द टेबल which are available in the stock of the library। जैसे यहाँ पर 3 बुक्स अवेलेबल हैं, B1, B2 एंड B3, ठीक है। और बुक इश्यू टेबल में केवल और केवल कौन सी बुक अवेलेबल है, केवल और केवल ये टेबल उन बुक्स की डिटेल को शो कर रही है जो कि किसी स्टूडेंट ने इश्यू करा के रखी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो सपोज B1, B2, B3 ये 3 बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के स्टॉक में, और बुक इश्यू टेबल में केवल और केवल एक ही स्टूडेंट ने B2 बुक को इश्यू किया हुआ है ना, उसने अपने अकाउंट से उस B2 बुक को इश्यू किया हुआ। अब सपोज बुक इंफॉर्मेशन टेबल से इस B2 की बुक की डिटेल डिलीट हो जाए तो क्या होगा, जिस भी स्टूडेंट ने ये B2 बुक इश्यू की है, क्या ये स्टूडेंट उस पर्टिकुलर बुक को लाइब्रेरी में कभी रिटर्न करने के लिए आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि जब वो रिटर्न करने के लिए आएगा तो इस B2 बुक की डिटेल ही अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज इट इज डिलीटेड फ्रॉम द बुक इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइल लर्निंग अप्रोच में इस तरह का कोई भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है ना। इजीली बुक इंफॉर्मेशन टेबल से उस बुक की डिटेल अपन डिलीट कर सकते हैं जो कि किसी स्टूडेंट ने बुक कराई है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच की बात करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच में ये पर्टिकुलर रिलेशन है इन दोनों टेबल्स के बीच में। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर B2 बुक को DBMS अप्रोच के थ्रू में डिलीट भी करने की कोशिश करूँ तो वो डिलीट नहीं होगा, बिकॉज दिस बुक इज हैविंग एंट्री इन अनदर टेबल ऑल्सो, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स, है ना, बुक इंफॉर्मेशन एंड बुक इशू। तो इस तरह से रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करता है। हम RDBMS के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यूज होता है, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, और मेरे ख्याल से अभी भी क्लियर हो गया होगा ये। तो फाइल लर्निंग अप्रोच में इस तरह का कॉन्सेप्ट मिसिंग है, और इस कॉन्सेप्ट को लेके आया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक यहाँ पर 3 मिनट बचे हुए हैं, है ना। तो 3 मिनट में अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। डेवलपमेंट टाइम बहुत आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपकी फाइल लर्निंग अप्रोच की कोडिंग हमें नहीं करनी होती है। DBMS सॉफ्टवेयर जो आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, इससे आपको फ्रंट एंड को क्लब करना होता है और इजीली आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। मतलब प्रोग्रामर को डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन इजीली बी मॉडिफाइड। मतलब डेटाबेस आपने एक बार तैयार कर दिया और उसको किसी भी डेवलपमेंट टाइम में किसी भी क्या कर सकते हैं, उसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइल लर्निंग अप्रोच में इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड द फाइल लर्निंग कोड, देन व्हाट यू हैव टू डू इन द कोडिंग, यू विल हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन। तो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कि कोडिंग में हम मॉडिफिकेशन करें। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी टाइम, किसी भी एज पर द रिक्वायरमेंट हम स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। So it was the second lecture of DBMS. I hope you have understood this. Okay. In the next lecture, we'll understand the architecture of DBMS. Okay. Thank you students. तो आज इतना ही करेंगे अपन।